हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लास्ट जनवरी से लेकर के अक्टूबर महीने तक का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ चुके हैं और आज जो है हम लोग नवंबर महीने करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं मेरा नाम विवेक कश्यप है और आप देखना चालू कर चुके हैं गोटुल अकेडमी बिलासपुर। और हमारा जो करंट अफेयर्स होता है एमसीक्यू फॉर्मेट विद डिस्क्रिप्शन होता है और इसी सीरीज में ये आपका 11वां वीडियो होने जा रहा है। तो इससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की जो क्लास है हमारे ऐप में लाइव हो चुकी है और वो बहुत मिनिमम प्राइस है ना, लगभग आपका 50% डिस्काउंट में आपका अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आपको डाउनलोड करना है गोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप। और उस ऐप में जैसे आप ओपन करोगे तो ये आपका ये देखेगा बैनर, उसमें आपको ओवरव्यू में जाकर कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेमो वीडियोस, यहाँ पे डेमो वीडियोस आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं किसी अपने दोस्त यार को जिनको जरूरत होगी। तो आप इसमें जाकर के कंटेंट देखिए या लाइव क्लासेस भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर जो मैं लिख रहा हूँ इस पे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क करेंगे 9111909868 और एक और नंबर है 6261661847। इन दोनों नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी के लिए प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास को। और आज का जो क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2030 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के 24वें संस्करण का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा। तो ये हम लोग पढ़े हैं, पिछले लास्ट करंट अफेयर्स में पढ़े थे कि कहाँ होगा, अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये जो है आपका अहमदाबाद में गुजरात के 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 24वें संस्करण का आयोजन होगा। तो पहली बात तो याद रखना है कब होगा, 2030 में। कहाँ होगा, अहमदाबाद में। कौन से क्रम का होगा, 24 क्रम का होगा। ठीक है, ठीक। 2026 के लिए खेल को ग्लासगो के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब उसके बाद कहाँ होगा, अमेरिका में, अरे अमेरिका बोल रहा हूँ, अहमदाबाद में 2030 में हो रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स का वो था 2010 में, लोग पढ़े थे, डोपिंग का मामला चल रहा हो गया था, इसकी वजह से ऐसा रुक गया था। इसके बाद हमारा इतने साल बाद आयोजित हो रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 24वें संस्करण का है, 2030 में होगा, अहमदाबाद में होगा। ठीक है, लास्ट कहाँ हुआ था आपका 2026 में, ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो के लिए निर्धारित है 2026 वाला, इस साल कहाँ होगा, ग्लासगो। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 10 दिसंबर 2025 तक नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो याद रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या होता है, नागालैंड में होता है। जैसे हमारे यहाँ बस्तर पंडुम होता है, तो वहाँ का अपना जनजातीय एक त्योहार है जो पूरे भारत लेवल फेमस है। तो नागालैंड का अपना त्योहार है वहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में। ठीक है, इसका 26वां जो संस्करण है के लिए निम्नलिखित में से किस देशों की जोड़ी को आधिकारिक तौर पर कंट्री पार्टनर मतलब कि दो देशों के बीच पार्टनरशिप बनी है, किसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये बना है आपका कंट्री पार्टनर के रूप में, पहला बना है आपका स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ये दो देशों की टीम को कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है। तो ये लोग कहाँ आएंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल में। ठीक है, तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा फेस्टिवल होगा, तो विदेश से भी लोग कहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में। ठीक है, कंट्री पार्टनर कौन है, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड के यहाँ पे आएंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ये कब से कब होगा, 1 से 10 दिसंबर तक चलेगा, जो भी हो गया होगा 2025 में। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल 26वां क्रम का है। स्विट्जरलैंड और आयरलैंड इसके आधिकारिक पार्टनर होंगे। ठीक है, इस रणनीतिक साझेदार का उद्देश्य क्या है, उत्सव की वैश्विक दृष्टता को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और विभिन्न कलात्मक संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के माध्यम से नागा जनजातियों और यूरोपीय देशों के बीच क्रॉस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। तो दोनों देशों के बीच क्या करना है, संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह योजना मूल रूप से 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तक शुरू किया गया था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ 2026 के जल भराव के लिए नया कवरेज को शामिल किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या सही है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, हाँ बिल्कुल सही है। केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक न ही दो नहीं है।
तो याद रखना पहला सही है, दूसरा भी सही है कि 2026 सीजन में, जो 20 साल अभी होगा 2026 सीजन में, जंगली जानवरों के हमले और धान के जल भराव के लिए नया कवरेज शामिल किया गया है। अब इससे क्या होगा, जंगली जानवर जो हमारे नुकसान पहुंचाते हैं उसको भी इसमें क्या कर दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। और जहाँ जल भरा हो जाता है, जैसे पानी आ जाता है, ठीक है, उससे फसल नुकसान होता है, तो इसको भी शामिल कर दिया गया है। तो याद रखना नया चीज क्या हुआ है, जंगली जानवर जुड़ा हुआ है और जल भराव जहाँ पे पानी से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारा ऐप में बहुत ही न्यूनतम शुल्क में 60 रुपये में आपका नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ तीनों करंट अफेयर्स अवेलेबल है, और ये सारा आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। ठीक है, सिंचाई योजना पहले आया था, फिर फसल, पहले सिंचाई करते हैं फिर फसल बोते हैं। तो पहले याद रखना 14-15 में क्या आया था, सिंचाई योजना, और 15-16 में क्या आया था, फसल बीमा योजना। ठीक है, तो 16 में याद रखना, 16 में क्या आया था, फसल बीमा योजना। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में क्या करता है, डेट पूछ देता है ना। तो इसमें नया अपडेट क्या किया गया है, जंगली जानवर प्लस जल भराव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउ, जिसे हाल में भौगोलिक संकेत जीआई ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन टैग का टैग प्राप्त हुआ है, किस भारतीय राज्यों में फसल कटाई के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पारंपरिक हस्त निर्मित ब्लेड है। ठीक है, तो डाउ याद रखना, डाउ क्या है, ब्लेड है ना, हाथ से निर्मित किया गया ब्लेड है, जो क्या करा जाता है, फसल को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस राज्य का है, असम, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का, उसको जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन मिला है, यानी कि संकेत। ठीक है, जब भौगोलिक पहचान, इसका ये बताता है जीआई कि उस क्षेत्र से उसका संबंध है, उस पर पेटेंट मिल जाता है कि उस क्षेत्र का निर्माण वही, जैसे हमारे क्षेत्र का क्या है, नगरी दुबराज। ठीक है, तो जीआई इंटीग्रेशन बताता है इन्फॉर्मेशन कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका मूल स्थान का पैदा कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो ये वो डाउ जो है, धान काटने का जो फसल का जो है, ठीक है, ये शुरुआत, हाँ, फास्ट ब्लेड, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अरुणाचल प्रदेश, मतलब उसका पेटेंट है अरुणाचल प्रदेश का, अपना अधिकार है। तो अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी समुदाय द्वारा निर्मित किया गया है ये पारंपरिक हस्त निर्मित ब्लेड है, धान काटने में जिसको हम लोग हसिया बोलते हैं, इस तरीके का ब्लेड, इसका वो क्या बोलते हैं वहां पे, डाउ बोलते हैं, डाउ। ठीक है, जीआई मिला है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज अहोम सेनापति लचित बर्फुकम, याद रखना, अहोम जनजाति का विद्रोह हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम है लचित बर्फुकम के संबंध में कथन पर विचार करें। उनकी 403वीं जयंती 24 नवंबर को मनाई गई। मोदी जी गए थे अभी असम के नामरूप में आपका यूरिया संयंत्र उद्घाटन करने, उस समय मनाई गई थी। इन्हें अक्सर असम का शिवाजी कहा जाता है, असम क्षेत्र के महान क्रांतिकारी नेता थे। उन्हें समर्पित स्टैचू ऑफ वेल्लोर, वेलोर है, वेल्लोर अलग है ना, स्टैचू ऑफ वेलोर जिसको बोलते हैं शौर्य की प्रतिमा, का उद्घाटन 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है, एक सही है, दो सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है, एक दो तीन सही है, तो इसके सही आंसर तीनों सही हैं। इनकी 493वीं जयंती 24 नवंबर 2024 को मनाई गई थी। इन्हें असम का शिवाजी कहा जाता है, और मोदी जी ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ वेलोर। ठीक है, अच्छा ये बताओ 24 का ये बात है, अभी क्यों फेमस हो गया, क्योंकि अभी मोदी जी गए थे असम के नामरूप में। ठीक है, और वहां पास इनकी जयंती मनाया गया था, इसलिए ये फेमस हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 24 का दे रहा है तो आप, हम लोग पुराना नहीं पढ़ रहे हैं, ये अभी फेमस इसलिए कि करंट में इवेंट में शामिल था ये। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा, असम के नाम रूप में क्या किया गया था, वो यूरिया संयंत्र की स्थापना की गई है ना, भारत का। तो लचित बर्फुकम कौन है, असम में अहोम साम्राज्य के महान सेनापति थे, जिसे क्या बोलते थे, शिवाजी वहां का। ठीक है, हुआ क्या था, मुगल सेना के खिलाफ इन्होंने 1671 की सराय घाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। सराय घाट की लड़ाई हुई थी, तो याद रखना किसके बीच हुई थी, अहोम जनजाति के नेता लचित बर्फुकम वर्सेस मुगल के बीच में हुआ था। ठीक है, इनकी 403वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, अब इनकी 125 फीट की प्रतिमा का नाम क्या है, स्टैचू ऑफ वेलोर। तो स्टैचू ऑफ वेलोर कहाँ है, असम में। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टैचू ऑफ वेलोर कहाँ है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, ठीक है, एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में किसे विशिष्ट अवधि के लिए चुना गया है। ठीक है, तो एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए
कौन से साल के लिए चुना गया है? 24 से 26, 25 से 27, 26 से 28, 25 से 30 का सही आंसर है आपका बी, यानी कि 25 से 27 के लिए चुना गया है एशियाई क्षेत्र के लिए। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन की कार्यवाही के लिए। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा 25-27 के लिए 2 साल चुना गया है। इसकी कार्यकारी समिति क्या होता है? CAC की काम क्या होता है? इसका चुनाव है, भारत का चुनाव वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों के इसके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। ठीक है, और एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधि रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र फाओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, तो फाओ और WHO के ढांचे के तहत खाद्य गुणवत्ता, फूड की क्वालिटी और व्यापार सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 49 मिलियन निवासियों के साथ किस शहर को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले शहर के रूप में पहचाना गया है? तो ये जापान, टोक्यो का जापान है ना, सॉरी जकार्ता का इंडोनेशिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा 41 मिलियन निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर किसको बोला गया है? इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, जकार्ता शहर है जो सर्वाधिक आबादी है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरी शहरी प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है, जिसमें जनसंख्यिकी बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, इसकी जनसंख्या कैसे बदला है। तो 49 मिलियन लोग के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन बन गया है अब? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। ठीक है, इससे पहले टोक्यो था। यह रैंकिंग से ढाका और टोक्यो जैसे अन्य विशाल शहरों से आगे रखता है। तो पहले ना ढाका सबसे ज्यादा लोग रहते थे, है ना, 1 किलोमीटर में लगभग 10 से 12 हजार लोग रहते थे ढाका में और टोक्यो में। अब इससे आगे कौन निकल गया? जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ये डेटा जो अभी डेटा आया है बता रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में तीव्र शहरीकरण और आने वाले समय बुनियादी ढांचे, आवास, टिकाऊ शहरी प्रबंधन के लिए उत्पन्न होने चुनौतियों को रेखांकित करता है। बोल रहा है कि अब फ्यूचर में इससे क्या होगा, अब ज्यादा लोग पैदा होंगे तो वहां पे चुनौतियां पैदा होंगी, है ना, ढांचा, आवास, टिकाऊ शहरी, ये सारे प्रबंधन वहां पे क्या होंगे, अब दिक्कत होंगी जितना आबादी बढ़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 संबंध में कौन से कथन का विवरण सही है? पहला बोल रहा है यह भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। दूसरा बोल रहा है यह हिंद महासागर में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। यह बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित 15वां संस्करण है। यह भारत, नेपाल और भूटान को शामिल करने वाला एक त्रिसेवा अभ्यास है। तो ये सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच होता है? सूर्य किरण अभ्यास होता है आपका ए, यह भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो सूर्य किरण अभ्यास के बीच होता है भारत और नेपाल के बीच। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सूर्य किरण कहां से होता है? भारत और नेपाल के बीच। याद रखना नेपाल से क्या निकल रहा है? सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कथन व कारण वाला है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत पढ़ चुके थे, 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कारण, भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो सही बात है 124(2) में, तो कथन और कारण सही है। ठीक है, बस यह रखना है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बीच में क्योंकि जोड़ते हैं कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो सही बात है कि इसके तहत ही इसकी नियुक्ति होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि किसके तहत नियुक्ति होती है? 124(2) के तहत। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, संविधान वाला भी और करंट वाला भी। 124(2) में क्या है? नियुक्ति। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, हयाली गुब्बी ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा और भारत तक पहुंचने वाली वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हयाली गुब्बी ज्वालामुखी का नाम है, याद रखना। ठीक है, और ये कौन से देश में है आपका? इथोपिया में। इथोपिया साउथ, हाँ, ये अफ्रीकी देश है ना, वहां पे एक ज्वालामुखी था जिसका नाम था हायली गुब्बी। ठीक है, कहाँ पे था? इथोपिया में।
इथियोपिया में फटा है। ठीक है, ठीक। 2025 के उत्तरार्ध में हुआ फटा था, और इतना तीव्र था इस विस्फोट कि राख और एरोसिल जो निकलते हैं अंदर से वो 14 किलोमीटर तक पहुंच गए। ठीक है, इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि 14 किलोमीटर तक वो फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। तो याद रखना ये एक संस्था है जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी करता है। इस रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो हम लोग देखे थे इसमें आईआईटी मद्रास था, है ना, सॉरी आईआईटी दिल्ली है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026, ये 2026 का है। ठीक है, हम लोग 25 वाला पढ़े थे उसमें पहले, तो 26 में क्या है आपका आईआईटी दिल्ली आ गया है। ठीक है, शीर्ष स्थान है आईआईटी दिल्ली का। याद रखना क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी स्थायित्व जो रैंकिंग है उसमें आईआईटी दिल्ली शीर्ष रैंक पे है। ठीक है, जिसने वैश्विक स्तर पर क्या रखना है पूरे वर्ल्ड में 205वें नंबर का स्थान प्राप्त किया है, और भारत में फर्स्ट। वैश्विक सूची में लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन का है, टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा का है, और यूसीएल यूके शीर्ष पर है। तो सबसे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है इस रैंकिंग में? लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में दिसंबर 2025 में किस स्थल को रामसर स्थल को नॉमिनेट किया गया? ठीक है, तो कोपरा जलाशय कौन से क्रम का है? 96। ठीक है, 96 क्रम का है। तो सब लोग जानते हो छत्तीसगढ़ में आप पढ़ाया भी हो गया होगा करंट अफेयर्स में, तो 96 क्रम का है, गलत में लिखा हुआ है 95 या 96, आप कंफर्म हो गया है कि 96 क्रम का है, सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है। ठीक है, यहाँ प्रवासी पक्षी के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास विन बैक्स। देखो नाम से बताया था कि पकड़ना कैसे है, वी आई से वियतनाम, ऑप्शन में है ना वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। पकड़ेंगे कैसे? वी आई स्टैंड फॉर वी फॉर वियतनाम, आई एन से इंडिया। ठीक है, वी से वियतनाम और आई एन से इंडिया। ठीक है, इसका नाम इसमें छुपा हुआ है। तो आप पूछेगा कि विन बैक्स के बीच होता है, तो भारत और वियतनाम। ठीक है, ऑप्शन में है ना वियतनाम, तो भारत और किसके बीच होता है? भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये हुआ है वियतनाम में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में नीतीश कुमार ने किस रिकॉर्ड तोड़ कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? याद रखना कि नीतीश कुमार 10वीं बार, कितने बार लिए हैं? 10वीं बार शपथ लिए हैं। तो 10वीं बार अपना शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए और रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, ठीक है, नीतीश कुमार ने 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, और ऐसा करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना बिहार में कितने सीट है? 243, 143, जब कितना रखना है? 243। ठीक है, और 202 सीट में जीत हासिल किए हैं गठबंधन मिला करके। इसमें से रखना 2 चरण में पहली बार चुनाव हुआ है, 122 और 121। पहले चरण में 121 है, दूसरे चरण में 122 है। ठीक है, 2 चरण में हुआ चुनाव। ठीक है, चलो आगे। नवंबर 2025 में क्वाड देशों के बीच आयोजित अभ्यास मालाबार, तो ये भी बता दिया था मैं। मालाबार कहाँ होता है? बाजा। ठीक है, ये आपका ये भारत का तट है, इधर को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। इधर क्या बोलते हैं? मालाबार। ठीक है, तो मालाबार में जो एक्सरसाइज होता है वो 4 देश मिलकर करते हैं। नाम क्या है? बाजा। बी स्टैंड फॉर भारत, ए से अमेरिका, जे से जापान, और ए से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? क्वाड देश बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि क्वाड देश में कौन कौन शामिल है, ऐसे पूछ सकता है। क्वाड देश में कौन कौन शामिल है? बाजा। क्वाड वाले क्या बनाते हैं? बाजा। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 2025 में क्वाड देशों के बीच आयोजित अभ्यास मालाबार किस स्थान पर हुआ? अब मुझे बताओ, विशाखापट्टनम का कोरोमंडल तट पे है कि मालाबार पे? कोरोमंडल में। ठीक है, विशाखापट्टनम इधर है ना, विशाखापट्टनम कट गया। गुआम द्वीप मुझे नहीं पता, सिडनी, योकोसुआ। याद रखना ये पहली बार ना मालाबार अभ्यास हुआ है, हर बार मालाबार में होता था, लेकिन इस बार हुआ है आपका गुआम द्वीप में हुआ है। ठीक है,
अभ्यास माला बार का 10वां संस्करण, सॉरी 10 से 18 नवंबर तक गुआम द्वीप में किया गया है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें क्वाड देश यानी कि मूलतः भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। ठीक है, यह मूल रूप से 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक अभ्यास शुरू हुआ था, गुआम द्वीप में शुरू हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार मूल्यांकन किए गए 63 देश और यूरोपीय संघ में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है इस बार आपका जलवायु परिवर्तन में आपका है 23वां रैंक। ठीक है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में हमारा स्थान है 23वां। अच्छा, अभी एक करंट में अभी डाटा आया हुआ है जनवरी में कि लास्ट हम लोग गर्म ईयर देखे थे, कब था? 2024 था। ठीक है, अभी नया गर्म साल क्या आ गया है? 2025। विश्व का सर्वाधिक तीसरी बार लगातार सर्वाधिक गर्म वर्ष, और हम लोग लास्ट करंट में पढ़े थे 24, अब रखना क्या रख रहे हैं? 25। 2025 क्या है? सर्वाधिक गर्म वर्ष है, याद रहेगा। सर्वाधिक गर्म वर्ष तीसरी बार कौन रहा हो गया है? 2025। इससे पहले हम लोग 2023 पढ़े थे, 23 बाद लास्ट अभी करंट में पढ़ाया था 24 बताया था। ठीक है, पिछले साल हम लोग 23 पढ़े थे, इस साल 24 बताया था। लेकिन अभी जनवरी डाटा है, करंट डाटा कि जनवरी में आया है कि 2025 जो है सर्वाधिक गर्म वर्ष अभी तक का। हाँ, तो पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा हो गया? 2025। हर साल रिकॉर्ड टूट रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पूरे 63 देश के शामिल हैं और भारत के स्थान है आपका 23वां। ठीक है, 23। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है? एग्जाम में आ जाता है। जर्मन वॉच एक एनजीओ है, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 23वां स्थान दिया गया है। ठीक है, पहले हमारा स्थान था 10वां, अब हमारा गिर के कितना हो गया? 23वां। मतलब ये बता रहा है भारत में कि कितना गिरावट है जलवायु का, है ना, हमारा मौसम कितना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब इसमें किन श्रेणी पर मूल्यांकन करता है? ये सूचकांक जो है 4 श्रेणी पर मूल्यांकन करता है। किस आधार पर मूल्यांकन करता है? बोलता है कि कार्बन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कितना उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा का हम लोग कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग और जलवायु नीति कैसी है हमारी। और हाँ, इसमें रखना कि पहले से तीसरे तक कोई नहीं है। चौथे नंबर पर क्या है? डेनमार्क, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो याद रखना जलवायु क्या करना है हम लोग को? मार्क करना है। जलवायु क्या करेंगे हम लोग? मार्क। तो डेनमार्क और यूके सबसे आगे है। ठीक है, तो पहले से तक कुछ नहीं है। चौथे नंबर पे है डेनमार्क। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सबसे आगे कौन है? डेनमार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स संरचना खोज के लिए प्रसिद्ध किस प्रख्यात अमेरिकी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया था? नवंबर 2025 में निधन हो गया। तो याद रखना कि डीएनए का मॉडल कौन दिया था? साइंस पढ़े होगे। ठीक है, जेम्स वाटसन पढ़े होगे ना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जेम्स वाटसन, वाटसन क्रिक, जेम्स वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये जेम्स वाटसन एक दिग्गज अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1953 में, याद रखना ये साइंस का भी प्रश्न बन सकता है, 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, मेंस में भी आता है, हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक इसी से हेरिडिटी आया है। ठीक है, कि हमारे अगर मेरे अंदर क्या है, अगर कोई गुण है ऐसा, ठीक है, तो मेरे बच्चे में कहाँ से आता है? अनुवांशिकी से। ये पहली बार कौन बताया? वाटसन एवं क्रिक ने। अनुवांशिकी बोलते हैं ना, डीएनए टेस्ट कर लो। ठीक है, जैसे मेरे फेस मेरे बच्चे में आ जाएगा, कैसे पता चलेगा? अनुवांशिकी से। ठीक है, जैसे कोई बीमारी है तो बच्चे में चला जाता है, किस वजह से? अनुवांशिकी से। इसका जनक कौन है? वाटसन एंड क्रिक। तो जेम्स वाटसन जो थे अभी का डेथ हो गया, इसलिए याद रखना 1953 में क्या आया था? ठीक है, 1953 में आया था, डीएनए का मॉडल दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना, साइंस का क्वेश्चन बन सकता है। 97 ईयर में उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम को अधिसूचित किया है? तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय। तो नाम से स्पष्ट है, डिजिटल है, कौन जारी करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेइटी। ठीक है, इस मंत्रालय का नाम क्या है शॉर्ट में? मंत्रालय ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, मेइटी। अगर एग्जाम में क्या रखना, एग्जाम में ना क्या करता है, आपको इतना लंबा थोड़ा नहीं लिखेगा, लिखेगा मेइटी मंत्रालय। ठीक है, या फिर ये लिख सकता है मेइटी। ठीक है, इंग्लिश में से लिख देगा बगल में, तो कंफ्यूज मत होना। एम फॉर मिनिस्ट्री, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आई फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा ना।
मैती, ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि डिजिटल और रिलेटेड है, तो कौन जारी करेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। तो ये व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम लागू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और ये नियम बीपीडीपी अधिनियम को लागू करने के लिए, मतलब डिजिटल प्रोडक्शन डेटा एक्ट जो लाया गया है, ये लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक ढांचों को रेखांकित करता है और इसके साथ एक सुरक्षित डिजिटल स्थिति सुनिश्चित होगी, जिससे आपका डेटा क्या होगा? गोपनीयता रहेगा। आप जिसका जो भी डेटा है वो क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। उसके लिए एक बिल लाया गया है, ठीक है। नवंबर 2025 में आयोजित एटीपी फाइनल 2025 खिताब किसे जीता? ठीक है, एटीपी का याद, हाँ, एशियन टेनिस का खिताब किसे जीता? तो जीता है आपके जेनिक सिनर ने, ठीक है। इटली के हैं जेनिक सिनर, रखना पूछ देता है कहाँ के हैं, इटली के हैं, ठीक है। और स्पेन के हैं कार्लोस अल्काराज, है ना, यही दो लोग जीतते हैं हमेशा। तो जेनिक सिनर ने जीता है बहुप्रतीक्षित फाइनल मैच में कार्लोस अल्काराज को हराकर एटीपी फाइनल 2025 खिताब जीता है, ठीक है। जो नवंबर 2025 में जेनिक सिन्हा की जीत विश्व टेनिस शीर्ष स्पर्श को उदय को रेखांकित करती है। पूरे सीरीज में निरंतर प्रदर्शन करने का करती है। ग्रैंड स्लैम से बाहर खेल के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है। जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है बताया था, अफवाह, ठीक है, एएफडब्ल्यूए, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 मिला क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाहर जो खेला जाता है गेम, उसमें क्या है? एटीपी, बहुत हाँ, बहुत बड़ा प्रतियोगिता होता है। एटीपी, सॉरी मैं एशियन बोलता था, अमेरिकन टेनिस वाला है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा खेल होता है एटी वो, उसके अलावा ओपन, अमेरिकन टेनिस ओपन, जैसे कि यूएस ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, वैसे अमेरिकन ओपन अलग अलग से भी है। इस तरीके का जो ग्रैंड स्लैम से सबसे बड़ा प्रतिष्ठित गेम्स है, ठीक है। टेनिस समझते हो? टेनिस जिसमें बॉल से खेलते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा ये, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की थी? आर्चरी मतलब होता है तीर धनुष वाला, खेलते हैं ना तीर धनुष गेम, आर्चरी, जहां भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे प्रश्न की संभावना ज्यादा रहेगा, बताया था ना कि जिसने भारत में पदक जीता है और गोल्ड वोल्ड जीता है तो उसको पूछते ज्यादा है। तो आर्चरी चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की थी? तो आर्चरी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी आपके सी, यानी कि बांग्लादेश ने। तो आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। जीता कौन है? इंडिया। आर्चरी मतलब क्या होता है? तीर धनुष वाला गेम, ठीक है, जिसमें हमारी शीतला देवी, जिसका हाथ पैर नहीं है, जम्मू कश्मीर वाली। आर्चरी चैंपियनशिप ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। भारत ने जीता 6 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य, टोटल 10 जीते हैं, जिसमें से भारत टॉप में रहा है आर्चरी में, ठीक है। तो 6 गोल्ड, 3 आपका सिल्वर और 1 कांस्य साथ भारत फर्स्ट नंबर पर आया था। ये से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। दक्षिण कोरिया कुल पदक की पदकों की समान संख्या संघ के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सेकंड नंबर पर दक्षिण कोरिया था। अगला प्रश्न, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका है आंसर शायद मेटावर्स, ठीक है, सॉरी पैराशोल्स। पैराशोल्स, मेटावर्स पीछे साल का था शायद। पैराशोल्स जो है आपका डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 में सबसे ज्यादा फेमस जो शब्द कौन सा रहा? पैरासोल, ठीक है। अब देखते हैं पैरासोल्स क्या है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोल को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। यह शब्द एक तरफा रिश्ते का वर्णन करता है, ठीक है, वन साइडेड रिलेशन को वर्णन करता है पैरासोल्स। तो पैरासोल्स मतलब क्या होता है? वन साइड रिलेशन, जहां एक व्यक्ति किसी सार्वजनिक हस्ती, सेलिब्रिटी या प्रभावशाली के साथ जुड़ाव महसूस करता है, आत्मीयता महसूस करता है, गहरी भावना रखता है, उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते लोग वो, और जो वास्तव में उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते वो ऐसा जुड़ाव रखते हैं, उसको बोलते हैं पैरासोल्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहा। अगला क्वेश्चन, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, जिन्हें हाल ही में भारत के 92 और 93 स्थल में घोषित किया गया है, किस राज्य में है? तो याद रखना यह है आपका बिहार में, ठीक है। तो याद रखना उदयपुर झील, एक उदयपुर जगह कहाँ पे है आपका? राजस्थान में है, लेकिन उदयपुर झील बोल देगा ना, ये कहाँ है आपका? बिहार में। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, उदयपुर जगह कहाँ पे है? राजस्थान में। ऑप्शन राजस्थान रहेगा, राजस्थान मत मार देना, ठीक है। क्या है? बिहार। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है, ना कि राजस्थान में। उदयपुर देख क्या आता है? राजस्थान, ठीक है। और अभी मेंस में पूछा गया था रामसर साइट, हो सकता है रामसर फेमस हो गया है अभी क्वेश्चन में, तो रामसर पूछ सकता है, तो थोड़ा सा
इसको ध्यान देना है, लाइटली लेना है। तो बिहार में स्थित है क्या है, गोकुल जलाशय और आपका उदयपुर झील को नवंबर 2025 में आपका क्या घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है। ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो 92 और 93 क्रम का है, 96 क्रम का हमारा कोपरा है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जैव विविधता संरक्षण और क्षेत्रीय पारिस्थितिक संयुक्त संतुलन बनाने के लिए बिहार के आर्द्र भूमि का पूजा करता है। तो याद रखना आर्द्र भूमि क्या होता है, ये क्या करता है, ये संतुलन, हाँ, दलदली जलदली क्षेत्र होते हैं जहाँ पे परिवार प्रवासी पक्षी आते हैं इस जगह पर, ठीक है। और ये क्या करता है, जैव विविधता का क्षेत्र होता है जहाँ पे मैक्सिमम जनजाति पाई जाती है पक्षियों की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नवंबर 2025 में G20 होना चाहिए, 20वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर को नॉमिनेट किया गया। तो रखना 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, पहला रियो डी जेनेरियो, मियामी, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, नई दिल्ली। तो ये हुआ आपका जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। याद रखना 20वें क्रम का हुआ है और 2020 में G20 क्रम का हुआ है, याद रहेगा, G20 क्रम का हुआ है, कहाँ हुआ है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, ठीक है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो याद रखेगा 22 से 23 नवंबर को हुआ है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, इंपोर्टेंट है। G20 क्या होता है, G20 विश्व के 20 बड़े उभरते हुए देश का समूह है जो पूरे विश्व को चलाते हैं, ठीक है, जिसमें भारत शामिल है, ठीक है, G20 में। और ये आयोजित होने वाला कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2024 शिखर सम्मेलन के बाद होगा। हाँ, तो ब्राजील में पहले हुआ था, पहले 2024 में हो चुका था, 2024 में वहां पे कहा हुआ था, रियो डी जेनेरियो शहर में। इस बार कहाँ हुआ है आपका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका एक शहर है, ठीक है। इससे पहले कहाँ हुआ था, वहीं हुआ था, लेकिन रियो डी जेनेरियो हुआ था। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हुए। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक देश है, मतलब देशों का समूह है। तो इसमें कितने देश शामिल हैं, 20 देश हैं, लेकिन 19 देश प्लस एक समूह जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य पन्ना डायमंड से जुड़ा हुआ है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जुड़ा हुआ है। तो पन्ना कहाँ है, एमपी में, जहां से, हाँ, एमपी में है ना। तो पन्ना डायमंड कहाँ जुड़ा है, नाम से स्पष्ट है। इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग, ठीक है। भारत का कुल हीरा का 90% यही उत्पादन होता है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में हीरा कहाँ मिलता है, तो कापाल, ठीक है, गरियाबंद में। पन्ना को डायमंड सिटी बोला जाता है, ठीक है। इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है उसके कानूनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान के लिए, ताकि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए मदद मिल सके और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, ठीक है। जीआई टैग ये प्रमाणित कर देता है कि किसी क्षेत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारंपरिक लोक नृत्य और दावतों के प्रसिद्ध 5000 साल पुराना रोलन महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है ये आपका भी, ठीक है। और ये मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। लोक नृत्य और दावत मतलब खाना, ठीक है। लोक महोत्सव, रोलन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले हम लोग कहाँ मनाते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में। और रोलन महोत्सव कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाने वाला एक प्राचीन कार्यक्रम है, जहाँ पे 5000 साल से अधिक वर्षों का इसका इतिहास है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण भारत के किस महाजन फील्ड फायरिंग में किया गया और भारत और किस देश के बीच किया गया। तो पहली बात रखना, अजय वॉरियर किसके बीच होता है, अजय वॉरियर होता है आपका आपका सही आंसर है आपका बी, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी ब्रिटेन और अमेरिका, इंडिया के बीच। ब्रिटेन और इंडिया के बीच क्या होता है, अजय वॉरियर। देखो, भारत ने ब्रिटेन से अजय यानी कि हम लोग जीते थे ना क्षेत्र को 1947 में, आजाद हुए थे, आजाद हुए से किससे, ब्रिटेन से। याद रखना अजय वॉरियर, ठीक है। वॉरियर मतलब क्या होता है, योद्धा। तो अजय वॉरियर किसके बीच होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच बीच में। सूर्यग्रहण किस बीच होता है, सूर्यग्रहण भारत और नेपाल के बीच में। ऐसे याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है। अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं ब्रिटेन की सेनाओं के बीच होता है, ठीक है। आठवां क्रम का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो मिला है आपको, मिशेल बैचलेट को, ठीक है, मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है, मिशेल बैचलेट, ठीक है।
तो चिली की पूर्व और एकमात्र महिला राष्ट्रपति है ये। मिशेल बेचेलेट कहाँ की है? चिली की एकमात्र महिला राष्ट्रपति है जिसे समाज सेवा के लिए मिला है ये। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए देता है समाज सेवा के लिए, ठीक है। 2024 से जिसको जो पुरस्कार मिला है इस साल 2024 का है इंदिरा गांधी पुरस्कार, वो पिछले 24 वाला अभी मिला है, ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति में और व्यवस्था में काम करते हैं समाज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत में विकसित स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? भारत जीन 1, बिरसा 1, हीमोक्योर 2025, सेल एडिट 01, इसका है बिरसा 101, ठीक है। सिकल सेल रोग है ना। अब देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। बिरसा 101 नामक एक स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी है जिसके माध्यम से भारत में सिकल सेल रोग का उपचार किया जाता है। यह एक क्रांतिकारी थेरेपी बीमारी की आनुवांशिक जड़ को समझ करने के लिए जीन संपादन तकनीक का उपयोग करता है। तो ये आनुवांशिक बीमारी है, कौन सा? सिकल सेल, ठीक है। जो उच्च स्तरीय चिकित्सा, बायोटेक्नोलॉजी, आनुवांशिक स्वास्थ्य देखभाल समाधान में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ावा देता है। तो मतलब भारत ने ऐसा विकसित किया है, तो ये हमारे लिए बड़ा काम का चीज है। तो ये इसका नाम क्या है? थेरेपी का नाम बिरसा 101 है ना, सिकल सेल बीमारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी के निर्माण के लिए कौन सा कंसोर्टियम जिम्मेदार है? तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय है ना प्रक्षेपण यान। इसके लिए हाँ, टाटा, रिलायंस प्लस स्पेस एक्स, हॉल प्लस एल&टी, लर्सन एंड टर्बो, अडानी और ब्रह्मोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सी, हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्लस लार्सन एंड टर्बो, ये कंपनी है। ये हॉल इंडिया का है हमारा अपना, है ना, और एल&टी प्राइवेट है, ये सरकारी कंपनी दोनों मिलाकर की है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? पीएसएलवी के निर्माण के लिए इन लोग जिम्मेदार है। पीएसएलवी लॉन्चिंग व्हीकल करवाता है। देखो एक सैटेलाइट होता है, एक लॉन्चिंग व्हीकल यान होता है जिसको लेके जाता है सैटेलाइट को ऊपर, ठीक है। फिर व्हीकल हट जाता है और वो सैटेलाइट ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो पीएसएलवी का उत्पादन कौन कर रही है? हॉल प्लस लार्सन एंड टर्बो, ये लोग बनाते हैं। यह एक कंसोर्टियम द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कदम भारत में पूर्ण पैमाने का रॉकेट निर्माण के लिए निजी क्षेत्र में प्रवेश करने का दिखाता है। मतलब ये बता रहा है कि अब रॉकेट कौन बना रहा है? निजी क्षेत्र में बना रहा है। पहले भारत सरकार खुद बनाती थी, अब निजी क्षेत्र के द्वारा भी इसका बनाया जा रहा है। यह उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के व्यवसायीकरण को इसरो प्रयास समर्थन करता है। मतलब कि अब क्या हो रहा है कि सैटेलाइट अब प्राइवेट क्षेत्र बना रही है, तो इसका व्यवसायीकरण हो रहा है, मतलब कि अब प्राइवेट क्षेत्र में भी आ रहा है, ठीक है। पहले केवल काम ये भारत सरकार करती थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बाघ अनुमान की आवृत्ति क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष में होता है बाघ अनुमान, 3 वर्ष में होता है, 4 वर्ष में होता है कि 5 वर्ष में होता है? तो ये बाघ अनुमान जो होता है प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष में होता है, ठीक है। और अभी कितना बाघ है? 3600 कुछ बाघ है, लगभग 3682, ठीक है। तो 2026 के अनुमान लगाया गया था, अभी लगभग 3682 बाघ है, याद रखिएगा, ठीक है। 3682 लगभग, एक बार सर्च कर लेना, है ना। हर 4 साल में होता है, पिछला अनुमान 22 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, वेदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र का अग्रदूत थे? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ए यानी कि आपके कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा संबंधित थे वेदेश्वरन राजा रमन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टाइफून फंगयोंग से मुख्य रूप से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित हुआ जिससे परिणाम स्वरूप 132 से अधिक गांव जलमग्न हो गए? ये इंपॉर्टेंट है। टाइफून एक चक्रवात है, ठीक है, हाँ टाइफून चक्रवात है, और एक कहाँ आता है आपका? आता है आपका प्रशांत महासागर यानी कि फिलीपींस में, ठीक है। तो वहां पे टाइफून एक चक्रवात है जहां से भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है आपका फिलीपींस, जहाँ पे 132 से अधिक गांव डूब गए, ठीक है। तो याद रखना टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में, ठीक है, वहां पे चक्रवात है जिससे 132 गांव डूब गए। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा कथन कारण वाला गया, कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की मिश्रित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल सही बात है, मिश्रित श्रेणी में किया गया है क्योंकि इसे उत्कृष्ट जैविक विविधता और स्थानीय समुदाय से जुड़े गहरे सांस्कृतिक महत्व के अनूठे संयोजन के लिए मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है कि उनके जैविक विविधता और स्थानीय समुदाय जुड़े दोनों मिश्रित है ना। मिश्रित श्रेणी क्यों बोला जाएगा? क्योंकि वो जैविक विविधता भी रखता है और स्थानीय समुदाय से जुड़े
सांस्कृतिक महत्व के लिए को उजागर करता है। तो दोनों के लिए दिया गया है, इसलिए कौन सा लिखा हुआ है, मिसेस स्टडी। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसका व्याख्या भी कर रहा है, तो मिसेस स्टडी का व्याख्या। ठीक है, तो ऐसे जोड़ के हम लोग क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रहेगा। तो सिक्किम का जो कंचनजंगा, याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बोलेगा, भारत में स्थित भारत के हिमालय की सबसे चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। बाकी जो है भारत में नहीं है। केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ है आपका, केटू गार्डविन, हाँ वो आपका पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, 8611। लेकिन इसकी हाइट कितनी है, 8598, 8598, लगभग 8600 किलोमीटर, सॉरी 8600 मीटर, 859। भारत में स्थित हिमालय की चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कहाँ पे है, सिक्किम में। तो याद रखना, इसको भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, मिश्रित मतलब क्या होता है कि आपका इसमें दो शामिल है, हाँ हाँ, जैव विविधता वाला दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोम एयरबेस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह लद्दाख में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस परियोजना को सीमा सड़क बीआरओ द्वारा 218 करोड़ की अनुमानित लागत से निष्पादित किया गया है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन में है, से इसकी निकटता कारण यह भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सही देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है तीनों सही है। ठीक है, याद रखना कि नियोम एयरबेस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एयरबेस मतलब वायु का अड्डा, जिसमें क्या होगा, ये लद्दाख में। रखना नियोम एयरबेस कहाँ है, लद्दाख में है। पहली बात, 13,000 फीट की ऊंचाई में स्थित है। यह परियोजना बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर में जो रोड बनता है उसको मानते हैं बीआरओ, एक संगठन है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, तो वहाँ पे बीआरओ बनाता है। तो वहाँ पे बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा है 218 करोड़ से। ये क्या होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन वाला सीमा है उस पर नजदीक में है ये एरिया, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है रणनीतिक रूप से लड़ने के हिसाब से। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पे आपका नियोम एयरबेस कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक, कौन बना रहा है, बीआरओ बना रहा है। तो आज का करंट अफेयर से आ रहा है कूट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला, दीर्घकालीन जोखिम श्रेणी यानी कि 1995 से 2024 में भारत 9वें स्थान पर रहा है। दूसरा, 2024 की वार्षिक रैंकिंग के लिए भारत 5वें नंबर पर रहा है। तो देखो, पहला बोल रहा है 95 से 24 में हम 9वें स्थान पे थे और 2024 में हम लोग 15वें नंबर पर आ गए। ठीक है, डोमिनिका, म्यांमार, होंडुरास जलवायु जोखिम से सबसे अधिक प्रभावित श्रेणी 3 देश है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से हैं, ये 3, डोमिनिका, म्यांमार, होंडुरास जलवायु से जोखिम से प्रभावित होने वाले शीर्ष 3 देश हैं। तो सही आंसर तीनों है। ठीक है, याद रखना कि ग्लोबल क्लाइमेट का रिस्क लेने वाला इंडेक्स आया है, जिसमें भारत जो है अभी 15वें नंबर पर आ गया है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्लाइमेट का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग 9वें नंबर पर आते थे, अब हम कौन से नंबर आ गए, 15वें नंबर पे। इसीलिए तो हमारा गर्म हो जा रहा है ना, गर्म 2025 ज्यादा गर्म है। इसे नहीं है कि सिर्फ भारत से हो जाए, पूरे विश्व के लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं, फैक्ट्री लग रहा है, लोग बस रहे हैं, पेड़ कट रहा है। ठीक है, 2024 में हमारा 15वां स्थान है। इसमें डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास ये सब देश है, ये सब कौन से यहाँ पे शीर्ष देश है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है जोखिम वाले में। ठीक है, खतरों का सामना कर रहे हैं इन लोग। ठीक है, तो इन लोग खतरा सामना कर, क्योंकि जो पिछले 3 दशक में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर थे, अब हमारे कौन नंबर आ गए, हम लोग 15वें नंबर पर आ गए। तो डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास उष्णकटिबंधीय तूफानों के प्रति अपने उच्च जोखिम के कारण सबसे अधिक प्रभावित देश है, 3 देश। ठीक है, म्यांमार, होंडुरास और डोमिनिका। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया बुकर प्राइज से। बुकर प्राइज 2025 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। डेविड सेजले को उनकी कृति नोबेल फ्लैश, ठीक है, के लिए बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया, सही बात है, सही है। बानू मुश्ताक को अपनी कृति हार्ट लैम्प के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर दिया गया। ठीक है, तो दोनों सही है, तो एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, तो दोनों सही है। याद रखिएगा कि सी। ठीक है, याद रखना, एक बार एग्जाम में आ गया था कि बुकर अवार्ड, और लोग इंटरनेशनल बुकर पढ़ के चले गए थे, और पहला ही ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन में देख के मत मार देना, क्या पता वहां पूछ देगा कि सिर्फ बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज किसको मिला है, डेविड सेजले को, पहले रखना। डेविड सेजले किसके लिए मिला है, नोबेल फ्लैश के लिए। ठीक है, और बानू मुश्ताक की कृति है हार्ट लैम्प, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। अंतरराष्ट्रीय बुकर अलग होता है और बुकर अलग होता है, दोनों को मिक्स नहीं करना है।
तो बुकर पुरस्कार क्यों मिला है? बुकर, हाँ बुकर, खाली बुकर डेविड सेजले को, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर बानू मुसाक। अंतरराष्ट्रीय वाला जो बड़ा वाला आदमी है उसको ब से याद रखना, बुकर, अंतरराष्ट्रीय बुकर बानू मुश्ताक रहेगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर बानू को, लेकिन खाली बुकर डेविड सेजले को, ठीक है, खाली बुकर डेविड सेजले और अंतरराष्ट्रीय बुकर बानू मुश्ताक। अंतरराष्ट्रीय वाला को ब से है और ब वाले को मिला है, ऐसा करना, ठीक है। और डेविड सेजले क्या हो जाएगा? खाली बुकर। तो डेविड सेजले को मिला है नोबेल फ्लैश के लिए, ठीक है, और बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। तो यह पूछ सकता है, अगर ये नहीं पूछेगा क्या पूछेगा कि बानू मुश्ताक किस लिए मिला है? हार्ट लैम्प के लिए। डेविड सेजले मिला है नोबेल फ्लैश के लिए। तो कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट वन लाइन में पूछ सकता है, कूट में पूछ सकता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर बानू मुश्ताक, खाली बुकर डेविड सेजले, तो खाली बुकर को सजा देना, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय बुकर को ब से बानू मुश्ताक, ठीक है, याद रहेगा। रचना भी याद रखना है, हार्ट लैम्प और नोबेल फ्लैश, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, इस महीने का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विज्ञान और वैश्विक स्थिरता के बीच संबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह किस तिथि पर मनाया जाता है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाता है विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, 9 नवंबर से 15 नवंबर। अगला प्रश्न है आयरलैंड के राजनीतिक घटनाक्रम में कथनों पर विचार करें। कैथरीन कैनोली को आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है, वह आयरलैंड के इतिहास में राष्ट्रपति पद संभालने वाली तीसरी महिला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 सही, दोनों सही, और कोई भी कथन सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों कथन सही है। कैथरीन कैनोली जो है आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है इनको, और ये ऐसा रखना कि इतिहास बनाने वाली पद संभालने तीसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। आयरलैंड की 10वीं और वहां की तीसरी, ठीक है, 10वें राष्ट्रपति, सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके बीच होता है? तो यह मित्र शक्ति होता है भारत श्रीलंका के बीच, है ना, 11वां अभ्यास है। दूसरा बोल रहा है जो 25 संस्करण का आयोजन बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। यह अभ्यास श्रृंखला मूल रूप से 12 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो 12 में हुआ तब तो क्या होगा? 11, 12, 11, 23, देखते हैं, बीच में शायद नहीं हुआ होगा। डी सही है, तीनों सही है। रखना 12 में शुरू हुआ था, और मेरी मित्र, भारत का मित्र कौन है? श्रीलंका, ऐसा करना। सूर्य किरण कहाँ से है? विनबैक्स, भारत और वियतनाम, ठीक है। एक और कौन सा पढ़े थे? एक और पढ़े थे, अभी भूल गए। मालाबार पढ़ चुके हैं, बाजा, हाँ। और याद रखना मित्र शक्ति किसके बीच होता है? ठीक है, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर कहाँ पढ़े थे? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन और इंडिया। और एक मित्र कौन है हमारा? श्रीलंका। याद रखना मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। पिछला आयोजन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। इस बार क्या कहते हैं आपका, सॉरी, शुरू कब से हुआ है? 2012 से हुआ है। तीनों सही है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एथलीट मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इसका नाम है नाडा, नेशनल एजेंसी ऑफ डोपिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस खेल समझते हैं? तो याद रखना किसका नाम है? मंजू बाला। मंजू बाला क्या खेलती है? मंजू बाला खेलती है हैमर थ्रो। हैमर मतलब कि हथौड़ी से आपका फेंकने वाला, ठीक है, हैमर थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 37वीं बैठक कहाँ हुई? नैरोबी की केन्या में होगी, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के आयोजन ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो बिल्कुल सही बात है ना, कथन और कांड वाला। तो याद रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 37वीं बैठक केन्या के नैरोबी में हुई थी, सही है, ठीक है, ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना कहाँ हुआ था? केन्या के नैरोबी में, पहला बात हो। और याद रखना माओ, याद रखना इसमें, याद रखना पर्यावरण, ये आपका क्या है? पर्यावरण क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पर्यावरण हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है? करंट से जुड़ जाता है। अब आ जाओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, पूछेगा तो माओ याद रखना, माओ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन से, ठीक है। ओजोन परत होता है ना, क्षय हो जा रहा है, इसलिए क्या हुआ था? ओजोन परत, ओजोन परत उत्सर्जन में मेन काम क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके फ्रिज से भी निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है?
ये उसके लिए एक संगठन बनाया गया था, बैठक हुआ था पूरे विश्व में, क्योंकि हमारा अंटार्कटिका में छेद हो गया था। ठीक है, पढ़े हो गए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 37वीं बैठक केन्या के नैरोबी में हुई थी, केन्या के नैरोबी में, सही बात है। और दूसरा बोल रहा है कि 1987 में एक लाया था रिपोर्ट, ठीक है, 1987 में हुआ था, जिसमें सीएफसी जैसे गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ये संधि है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या व्याख्या नहीं कर रहा है अगर बोले तो, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 37वीं बैठक केन्या के नैरोबी में हुई थी, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट आया गया था, ऐसा संधि नहीं, ऐसा नहीं है। ये उत्सर्जन बढ़ रहा था, इसलिए ऐसा किया गया था। ठीक है, तो दोनों सही है, पर व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल में पदक तालिका में भारत का अंतिम स्थान क्या है? तो अंतिम स्थान पूछता है। तो द बहरीन में आयोजित हुआ था एशियन युवा गेम्स, इसमें भारत का अंतिम स्थान था आपका 6वां। ठीक है, युवा एशियाई युवा गेम्स में, तो एशियाई युवा गेम्स में भारत ने 6वां स्थान प्राप्त किया था। हमारा टोटल 48 पदक जीते थे, जिसमें से 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य थे। तो याद रखना, बस बहरीन में कौन सा हम जीते हैं, भारत जीता है युवा गेम्स में 6वां स्थान। अगला प्रश्न है, एलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला भारतीय राज्य बना है आपका, ये गुजरात और कर्नाटक नहीं होगा कोई। ठीक है, सी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जो एलन मस्क की स्टारलिंक, उसी कंपनी है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला, सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, 10 क्वेश्चन और बचा है। महाराष्ट्र के एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, स्पेस एक्स उसी का है, कंपनी का नाम है। तो सैटेलाइट इंटरनेट समूह, यानी इसका नाम क्या है, स्टारलिंक। तो जो इंटरनेट प्रदान करे उसका नाम क्या है, स्टारलिंक। सब समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया कौन, महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जिससे विशेष रूप से दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इंटरनेट पहुंच नहीं पाता, उसके लिए क्या किया गया है, फाइबर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश की पहली ड्रोन सिटी आधारशिला रखी? पहली ड्रोन सिटी कहाँ होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो पहली ड्रोन सिटी की आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत की देश की पहली ड्रोन सिटी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य है जहाँ पे पहली ड्रोन सिटी की आधारशिला रखी गई है। ड्रोन सिटी के साथ साथ राज्य अपनी पहली स्पेस सिटी भी स्थापित करेगा। रखना, स्पेस सिटी प्लस ड्रोन सिटी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य है तकनीकी बुनियादी ढांचे को विकसित करना, ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देना, उनको उस क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, स्पेस अनुसंधान में विकास के लिए बढ़ावा देना। मतलब एक सेंटर बन जाएगा स्पेस, जैसे श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, वैसे एक नया भी बन रहा है वहां पे। तो स्पेस सिटी प्लस ड्रोन सिटी कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, ब्रिटिश मीडिया आउटलेट टाइम आउट द्वारा किस भारतीय शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है? तो कौन सा है वो खुश शहर, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़। ठीक है, देखते हैं कौन सा शहर खुश है, वो मुंबई। ठीक है, ज्यादा पैसा है इन लोगों के पास, तो ये एशिया का सबसे खुशहाल शहर है मुंबई। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का विजेता कौन टीम उभरी? तो पुडेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, बेंगलुरु बुल्स। हर बार तो पटना जीता, तो देखते हैं इस बार कौन जीता है। इस बार जीता है आपका दबंग दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में हुआ था प्रो कबड्डी लीग, जीता कौन है, दबंग दिल्ली। तो रटने की जरूरत नहीं है, नई दिल्ली में हुआ है, दबंग दिल्ली जीता है। ठीक है, और कौन सीजन था, 12वां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 48 क्रम का। ठीक है, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार करोड़पति की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो करोड़पति वाले यूएसए में होंगे ना, वही तो होते हैं, बी यूएसए। सबसे ज्यादा करोड़पति कहाँ पे है, यूएसए में। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? भारत में लगभग 9,70,000 करोड़पतियों के साथ वैश्विक स्तर पर 14वें नंबर पर है। पूरे विश्व में 14वें नंबर पर भारत है। ठीक है, फर्स्ट नंबर कौन है, यूएसए। क्या है, बोईता वंदना उत्सव, जिसमें धान की पारंपरिक पूजा शामिल है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बोईता वंदना, में लग रहा है पश्चिम बंगाल में होगा चाहिए। ठीक है, देखते हैं, बी ओडिशा में है बोईता वंदना उत्सव, जिसमें धान की पारंपरिक पूजा शामिल है, ये ओडिशा राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, फिर भी देख लेते। अगला प्रश्न है आपका,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश ने 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग ली? तो द्रौपदी मुर्मू 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग ली है, और कौन सा देश है? मोजाम्बिक है, अंगोला है, ब्राजील है, पुर्तगाल है। तो ये देश है आपका अंगोला। अंगोला में शामिल हुई थी वहां के 50वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, पहले था अंगोला जो पुर्तगाल का उपनिवेश था, जैसे हम लोग ब्रिटेन के थे वैसे वो पुर्तगाल का था। अब नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया, यूएनएफसीसी, इसका फुल फॉर्म पूछा था मेंस में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड, यूएन से यूनाइटेड नेशन, एफ फॉर फ्रेमवर्क, सी से कन्वर्सेशन, सी से क्लाइमेट, सी फॉर चेंज। ठीक है, जो क्लाइमेट जलवायु बदल रहा है उसके लिए क्या है, यूएन द्वारा एक जारी किया गया संधि, उसके तहत नवंबर 2025 में हर साल कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, लिख देता हूँ क्या पता एग्जाम में आ जाए, मेन से पूछ चुका है। यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एफ फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है, सी से कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, और सी से क्लाइमेट, और सी से चेंज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है नवंबर 2025 में हुआ है। और कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जितने देश शामिल होते हैं ना उसी को बोलता है कॉप सम्मेलन। तो इसमें जितने देश हैं उसी को बोलता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें जो सम्मेलन का नाम दिया गया है कॉप, और 30वें क्रम का हुआ है इसलिए क्या है कॉप 30। ठीक है, और ये संस्था है यूएनएफसीसी। ठीक, इसका एक हर साल सम्मेलन होता है, इसको नाम बोला गया है कॉप। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये 30वां सम्मेलन हुआ है, और कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका ब्राजील में हुआ है शायद, हाँ बेलम ब्राजील, याद रखिएगा बेलम ब्राजील में कॉप 30। और G20 का भी कहाँ हुआ है? ब्राजील में ही हुआ है, हाँ जोहानिसबर्ग में। ठीक है, कॉप 30 क्या होता है? फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कब हुआ है? नवंबर 25 में ब्राजील के बेलम शहर में, ब्राजील के बेलम में। ठीक, याद रखना, ये जलवायु शिखर सम्मेलन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, विशेष रूप से कॉप जो है, कॉप 29 कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था, जबकि 1905 में जर्मनी में पहला आयोजित हुआ था। ठीक है, तो लास्ट पूछ सकता है, लास्ट कब हुआ था? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, बाकू देश है, अजरबैजान देश, वहां की राजधानी है बाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में किस विश्वविद्यालय ने स्थान प्राप्त किया? आईआईटी दिल्ली, पेकिंग विश्वविद्यालय, हांगकांग यूनिवर्सिटी, सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो ये जीता है आपका हांगकांग यूनिवर्सिटी, ये एशिया में हांगकांग। और हम लोग अभी पढ़े थे दिल्ली, है ना, 26 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग अनुसार किस भारतीय संस्थान ने रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो ये आंसर बी, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने न्यूरो टेक्नोलॉजी पर वैश्विक नैतिक मानक, ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी किस संबंधित है? दिमाग से। ठीक है, न्यूरॉन्स पढ़े, न्यूरॉन्स साइंस में पढ़े होगा आप लोग, को अपनाया है, इसके सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है। तो ये टेक्नोलॉजी किसके लिए आपको बाध्यकारी है? WHO द्वारा जारी किया गया है, यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, ILO द्वारा। तो ये जारी किया गया है आपका बी, यानी कि यूनेस्को द्वारा। याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा क्या जारी किया है? न्यूरो टेक्नोलॉजी पर वैश्विक नैतिक मानक को अपनाना है, जो इसके सदस्य के लिए बाध्यकारी, जो यूनेस्को के देश होंगे, वो भारत भी इसका देश है, तो इसके लिए क्या है? बाध्यकारी है। यूनेस्को ही है जो क्या जारी करता है? विश्व धरोहर स्थल, जो हमारा शामिल किया गया ना अभी मराठा सैन्य प्रदेश से 44वां स्थल। यूनेस्को ने मस्तिष्क संबंधित प्रौद्योगिकी को प्रगति से उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक नैतिक मानक को अपनाया है, और यह मानक इसके सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होगा, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी का विकास दुनिया भर में मानव अधिकार, गोपनीयता, मानसिक अखंडता का सम्मान करना है। जो न्यूरो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मस्तिष्क संबंधित जो भी विकास है, किसके लिए करता है? ये मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, ठीक है, मानसिक अखंडता का सम्मान करने के लिए ऐसा लाया गया, बाध्यकारी किया गया। अगला प्रश्न है, भारत प्रो कबड्डी लीग का आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 2010, 12, 14 और 16। तो हुआ था आपका 2014 में। जीता कौन है? दबंग दिल्ली। हुआ कहाँ था? दिल्ली में। कौन सा क्रम का होता? 12वें। ठीक है,
2014 में हुआ था, और ये 12वें 24 मतलब 12वां सीजन हुआ था दिल्ली में। जीता कौन है? दबंग दिल्ली। अगला प्रश्न, और इसके बाद दो प्रश्न और हैं। 95% से अधिक लेन देन डिजिटल होने के साथ किस यूरोपीय देश को दुनिया का पहले कैशलेस देश रूप में मान्यता मिली है? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा है? नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है। ठीक है, दुनिया का सबसे कैशलेस देश है स्वीडन, जहाँ पे कैशलेस हो गया है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है? यूपीआई चलता है, सॉरी ऑनलाइन चलता है, यूपीआई तो इंडिया में चलता है। तो 90% से अधिक कैशलेस कोई भी याद रखना। 100% मानक कब होता है? जब 95% से ऊपर हो जाए, जिसमें हम लोग शिक्षा ही पढ़े थे। ठीक है, 90% से अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? 95% से ऊपर पूर्णतः 100% मान लिया जाता है। तो ये कौन सा देश है? स्वीडन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैशलेस देश स्वीडन। ठीक है, तो कागज रहित अर्थव्यवस्था वहां पे अपना लिया उन लोगों ने। नेक्स्ट, 2025 में पहला द्विवार्षिक सम्मेलन बिमस्टेक, इंपॉर्टेंट है। बिमस्टेक समुद्री अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बिमस्टेक हुआ है आपका कोच्चि, इंडिया में। ठीक है, बिमस्टेक जो है ना, आपका दक्षिण पूर्व एशियाई के देश शामिल है, जो भारत के जो बंगाल खाड़ी में शामिल होते हैं। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो सहयोग है उसका एक केंद्र है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका है याद रखना, कहाँ हुआ था? कोच्चि, भारत में। ठीक है, ये पहला सम्मेलन था बिम्स्टेक का द्विवार्षिक, जो कहाँ हुआ था? आपका कोच्चि, केरल में। इसका सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी कैसे बोलते हैं? समुद्री अर्थव्यवस्था। समुद्र में क्या होता है? समुद्र में जितने भी मछलियां हैं या खनिज है, उसके लिए जो अवस्था अपनाई जाती है उसको बोलते हैं नीली अर्थव्यवस्था। तो आप इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? समुद्र से। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहित करना, सतत समुद्री संसाधन प्रबंधन करना और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि मत्स्य 6000 अभियान चलाया जा रहा है, जो क्या करेगा? 6000 फीट गहराई में जाकर के समुद्र के अंदर क्या है खोजेगा? खनिज वनिज का। ठीक है, पेट्रोलियम का, समझ रहे हो ना? स्विमिंग के अंदर भी है। अब हम लोग इधर तो खोद ले रहे हैं, समुद्र के अंदर कैसे जाएंगे? तो उसके लिए समुद्र मत्स्य 6000 अभियान लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका लास्ट, रोमारी डोंडुआ वेटलैंड जो रामसर साइट पदनाम के लिए एक उम्मीदवार है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है बी, यानी कि असम में। ठीक है, रोमारी डोंडुआ वेटलैंड। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, एसएस इनोवेशन द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के सबसे पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मंत्रासन, रोबोहिल, सर्जीपॉट, टेलीपॉट। इसका नाम है मंत्रासन, याद रखना। एसएस इनोवेशन द्वारा लॉन्च किया गया है विश्व का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी। पोर्टेबल मतलब ले जाने, उठा के ले जाने वाला। रोबोटेबल टेली सर्जरी, सर्जरी मतलब जो मेडिकल वाला होता है सर्जरी, वो सिस्टम। इसका नाम क्या है? मंत्रासन। क्या नाम है? मंत्रासन। ठीक है, पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम है। ठीक है, यह अत्याधुनिक तरीके से दूरस्थ रूप से डिजिटल प्रक्रियाएं करने की अनुमति देता है, जैसे दुनिया भर के दूर दराज के कम सेवा वाले क्षेत्र इसका लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य द्वारा स्मार्ट एग्जाम ऐप लॉन्च किया गया? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, देख लेते हैं। स्मार्ट एग्जाम ऐप लॉन्च किया गया असम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? पढ़ चुके हम लोग, जिन्हें हाल ही में 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है, और कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रविन्द्रनाथ टैगोर किसके हैं? हाँ, ये जनगण मन रचिता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनके रचिता कौन है? वंदे मातरम के रचिता है। ठीक है, जिनकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कब हुआ था? लिखा गया था 1875 में। ठीक है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहला ऑप्शन रहता है, बताया ना, पहला ऑप्शन में क्या करना है? रुकना है। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम की रचना की थी, और वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जिसे 1950 में संविधान सभा द्वारा जारी किया गया था, बताया था 24 जनवरी को। ठीक है, 7 नवंबर को इसके स्थापना दिवस के बाद इसे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतीक रूप में शामिल किया गया था। पहली बार हम लोग वंदे मातरम कब गए थे? 1896 के अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके ए, संजय गर्ग को। ठीक है, BIS। अगला प्रश्न है, नवंबर नवंबर 2025 में फिलीपींस में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए टाइफून कलमेगी को प्रतीक किस क्षेत्र में हुई थी? ठीक है, टाइफून कलमेगी ये क्या है? एक चक्रवात है, और ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी प्रशांत महासागर। पीछे पढ़ चुके हम लोग, प्रशांत महासागर में क्या था? टुलिप टाइफून फिलीपींस एरिया में आया था। ठीक है, इससे 60 से अधिक मौत भी हो चुकी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में संयुक्त सेना अभ्यास पूर्वी प्रचंड पहाड़
का किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? पूर्वी प्रचंड प्रहार आयोजित किया गया सिक्किम में, अरुणाचल में, लद्दाख में, उत्तराखंड में। ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। और आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है ना, कि हमारे गोटूल एकेडमी के द्वारा पेपर 4, 6 और 7 की जो क्लास है ये 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। जिनको भी क्लास करना हो वो सब्जेक्ट वाइज प्लस पेपर वाइज दोनों क्लास स्टार्ट होंगी। सब्जेक्ट वाइज या पेपर वाइज दोनों वाइज क्लास अटेंड कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आप ऐप से जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन जो है आप यहाँ क्लासरूम में आकर के अटेंड कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है नियर कैनरा बैंक, सिंडिकेट ब्रांच, दयानपुर, बिलासपुर। इसके अलावा आपको कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे घर बैठे आप कोई भी ऐप से हमारी तैयारी कर सकते हैं। आप क्लास ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं या फिर हमारा क्लास का नाम ऐप का नाम है गोटूल कोचिंग क्लासेस। इसके माध्यम से आप सभी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ टेस्ट सीरीज हो, क्लासेस हो, टीचर भर्ती हो, जो भी आप चाहें, एसआई भर्ती, जितने भी सारी क्लासेस हमारे ऐप में अवेलेबल है। यूट्यूब से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब स्कैन कर सकते हैं या फिर गोटूल एकेडमी बिलासपुर के नाम से आप हमारा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का तो लिंक यहाँ पे दे दिया जा रहा है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर या फिर सर्च करेंगे गोटूल एकेडमी बिलासपुर या इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। और जितने भी दैनिक करंट अफेयर्स है, इसके अलावा जो भी पीडीएफ्स होते हैं, जो भी नए इन्फॉर्मेशन होते हैं, आपको वहाँ पे बताया जाता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।